गुड इवनिंग। आज हमारे साथ हमारे दो रैंक होल्डर्स है। यश देविदान ऑल इंडिया रैंक 2 सीए इंटर और सार्थक कोल्पे AIR 49। both are our students in CA Foundation and they have done a wonderful achievement getting these ranks। तो आज हम लोग उनसे पूछेंगे कि भाई उन्होंने ये कैसे किया, क्या किया, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यश एंड सार्थक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑल मेड अस प्राउड। हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि आप लोग हमारे शहर से हो, हमारे स्टूडेंट्स हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं यश आपको पूछना चाहूंगा, व्हाट वाज योर फीलिंग? थैंक यू सो मच सर। एंड ऑब्वियसली मतलब एक बहुत ग्रेट मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई थी कि एक कुछ अचीव किया है करके। एंड बहुत मतलब वो दिन तो बेस्ट डे था लाइफ का। सार्थक। यस सर, थैंक यू सर। फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी थी। रिलेटिव्स के कॉल, फ्रेंड्स के कॉल, सभी के कॉल्स आ रहे थे। ओके। सो काफ़ी कुछ अचीव किया है ऐसा लग रहा था। चलिए चलिए, वेरी गुड। इट इज इंडीड अ बिग अचीवमेंट गेटिंग अ रैंक इन सीए इंटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, खास करके यश आपसे और सार्थक आपसे भी। बट यश, जैसे कि आपने फाउंडेशन में बहुत पढ़ाई किया था और सार्थक आपने भी किया था, बट समहाउ कुछ मार्क्स के वजह से आपका जो एक सपना था ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का या टॉप 5 में लाने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो हाउ डिड यू थिंक कि भाई आपने ऑलमोस्ट ये भी सोच लिया था कि अब मैं सीए नहीं करूंगा, सीए छोड़ दूंगा, शायद ऐसा अपना डिस्कशन भी काफी हुआ था। देन आपकी मेरे पापा की मुलाकात भी हुई और फिर आपके पापा से हमने बात किया और फिर देन यू अगेन स्टार्टेड। तो मुझको वो बात बताइए, बिकॉज ये बात तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी सेइंग दिस, तो आई वांट यू टू ब्रीफली टेल मी अबाउट दिस। प्रेजेंटेशन में ऐसा हुआ था कि मेरे को तीन सब्जेक्ट में 95 थे। अकाउंट्स में 96 थे, मैथ्स में 95 थे, इकोनॉमिक्स में 94 थे। एंड सडनली लॉन्ग देखते हो तो 49 मार्क्स थे, जहाँ पे मैं 80 टू 85 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एकदम से मतलब 30 मार्क कम तो बहुत एकदम टूट गया था मैं। एंड ऐसा था कि यार कर कुछ गलती नहीं किया है मैंने, सब मैंने बराबर किया है, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। सो वो वो तो एक बहुत बराबर है, लो हमने पॉइंट। आपके पेपर्स भी बाहर दूसरे एग्जामिनर्स से भी चेक करवाए थे एंड दे वर ऑल सेइंग कि यार इतने कम तो मार्क्स नहीं हो सकते। बट ठीक है। हाँ, तो प्लीज कंटिन्यू। तो वो बहुत लो पॉइंट था कि यार ये ऐसा क्या हो गया, ये हो गया। बट फिर एक आपने भी मतलब गाइड किया, फिर सबने मतलब एक पापा ने भी बताया कि ठीक है अब जो हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते। एक फिर वो भी इंटरनल आया कि हाँ ठीक है अब जो हो गया है वो हो गया है। एंड फिर उसके बाद से शायद फाउंडेशन में जितना किया था उससे शायद 1.5 गुना ज्यादा एफर्ट्स डाल के फिर इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। 2 या 3 दिन तो बहुत लो था, बट हाँ उसके बाद में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में एक बहुत ज्यादा बूस्ट के साथ में मैं पढ़ाई कर पाया था फिर। गुड। सार्थक, आपका भी कुछ ऐसा ही था या यू वर हैप्पी विद द मार्क्स यू गॉट इन फाउंडेशन? स्कोर तो लग रहा था कि एक्सपेक्टेड से कम आया है, बट एक्सेप्ट कर लिया था कि इतने ही स्कोर हो सकता था। ओके, चलो गुड। तो अभी मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा आपका सीए इंटर का स्टडी शेड्यूल, या व्हाट वाज योर शेड्यूल ऑन अ डेली बेसिस। कितना घंटा पढ़ते थे, क्या करते थे? यश। तो जैसे स्टार्ट जब मैंने किया, जब क्लासेस स्टार्ट किया था, दो सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट किया था, तब अराउंड 8 आवर्स की स्टडी निकलती थी टोटल, मतलब क्लासेस के साथ में। एंड फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 टिल अप्रैल तक मैं 12-13 आवर्स 12.5 आवर्स अचीव कर रहा था डेली। सो डेली 12.5 आवर्स का स्टडी इज वंडरफुल। रफली कैन यू शेयर योर शेड्यूल, कितने बजे उठते थे, पढ़ते थे, जस्ट ऐसे कुछ रफ। वो भी एक्चुअली मेरा बढ़ते गया ग्रेजुअली ग्रेजुअली। पहले तो स्टार्टिंग में 6-6:30 बजे उठता था। देन उसको धीरे धीरे वीक बाय वीक इंक्रीज करते करते मैं 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया था मैंने। एंड अकॉर्डिंगली फिर जिस तरह से सब्जेक्ट्स चेंज हुए, जिस तरह से मतलब पहले 2 सब्जेक्ट्स करता था, देन तीन तीन सब्जेक्ट की क्लासेस कर रहा था। सो उसके हिसाब से भी चेंज हुआ। एट द लास्ट जब फाइनल रिवीजन सब चल रहे थे, तो बेसिकली मैंने स्टडी के स्लॉट्स बनाए वाले थे। समवेयर ऑफ 1 आवर, समवेयर ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स, एंड समवेयर ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स। तो ओके। उनके अंदर शफलिंग करता था। अगर 1 घंटे का भी हुआ तो उसका में 1.5 घंटे का रहेगा। फिर एक 1.25 घंटे का रहेगा।
एंड तीनों इसमें सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे। देन जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जो 1.5 घंटा किया था पहले वो फिर 1 घंटा ही करूंगा एंड वैसा। ओके। और सार्थक आपका? मेरे स्टार्टिंग में तो 7-8 घंटे ही होते थे। फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते 11-12 घंटे तक पहुंच गया था। लेक्चर्स के वक्त तो मैं मोस्टली लेट ही उठता था, 9-10 बजे। और रात में 11-12 तक पढ़ाई करता था। ओके, वेरी गुड। तो आप दोनों ने एक दूसरे से कितना कांटेक्ट रखा और कैसे पढ़ाई चल रही? बिकॉज यू टू हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस क्लास 11th। आप साथ में बैठते थे क्लास में भी, और आपने पढ़ाई भी साथ में किया। बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। तो हाउ डिड यू डू दोस थिंग्स टुगेदर? सर मतलब बेसिकली क्लासेस का कोऑर्डिनेशन था कि ये सब्जेक्ट की क्लास करना है, वो सब्जेक्ट की क्लास करना है। एंड उसके अलावा भी मतलब डाउट्स तो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहते थे। मार्क्स एक दूसरे को पूछते थे कि किस तरह से आ रहे हैं, कुछ कहीं पे इम्प्रूवमेंट वगैरह का, तो कॉन्स्टेंट सपोर्ट था एक दूसरे को। ओके। तो अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हमारा ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसका आपको क्या फायदा हुआ? पहले यश से फिर सार्थक से जानना चाहूंगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम का आपको क्या फायदा हुआ बेसिकली? सर बिकॉज हमने सारे रिकॉर्डेड मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स किए थे। तो बेसिकली दैट फैकल्टी फोकसेस उनके सब्जेक्ट के ऊपर ही। बट एज अ स्टूडेंट हमें सारे 6 पेपर्स को साथ में कैरी करना है। सो एक मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है थ्रू आउट द इंटर। सो वो आपने मतलब वो रोल आपने बहुत अच्छे से हमारे लाइफ में प्ले किया। एंड मतलब बिल्कुल स्टार्ट से आपका था कि पहले 2 सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, रिजल्ट के पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देन फिर 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे शिफ्ट होना है। देन पूरे रिविजन्स की प्लानिंग वगैरह वो सब प्रॉपर गाइड था कि कौन से सब्जेक्ट पे अभी ज्यादा फोकस करना है, कौन सी क्लासेस निपटा लेनी है एंड ऑल दैट। और चैप्टर वाइज टेस्ट का आपको लगता है कुछ फायदा हुआ उसका? हाँ सर मतलब एक वो रियल टाइम फीडबैक मिल जा रहा था कि ये चैप्टर अपना अच्छा हो गया, ये चैप्टर अच्छा नहीं हुआ है। सो वो तभी मतलब अगर कुछ कम ज्यादा है तो तभी इम्प्रूवमेंट कर पा रहे थे। और जो छोटे मोटे डाउट्स है वो भी उसमें सॉर्ट आउट हो जाते हाँ थे। सार्थक, तो आपको ये जो जीपीए मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहना है? मतलब हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर स्टडीज? मेंटरशिप ने तो काफ़ी गाइड किया, हेल्प किया। जो स्टार्टिंग में क्लासेस कैसे करने, किस तरह से करने, हाउ टू स्टडी विद द क्लासेस, उसमें काफ़ी हेल्प हुई। रिवीजन में भी किस ऑर्डर में रिवीजन करना, किस सब्जेक्ट का कैसे रिवीजन करना, उसमें भी काफ़ी गाइडेंस मिली थी। ओके। और जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी आपने सब दिए? शायद कुछ नहीं भी दिए थे या लास्ट में कुछ स्किप किए थे? हाँ, लास्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट कुछ मिस हो गए थे। हाँ लेकिन वो हाँ। चैप्टर वाइज टेस्ट से भी काफ़ी हेल्प हुई थी। कुछ नए क्वेश्चंस मिले थे। उसमें भी रिविजन्स में मैंने वो क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। ओके। सो इट और हेल्प्ड अ लॉट। जैसे कि मैं आप दोनों से भी, दर्शन सर आपके कांस्टेंट टच में रहते थे? इफ आई यस रिमेम्बर करेक्टली, दर्शन यस। सर यूज टू टेक स्लॉग कि भाई बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे टेस्ट हो रहे हैं, या कुछ पेपर में अपने को चेंजेस करवाने हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है क्या, कम करना है क्या, ऑल दीज थिंग्स दर्शन सर वाज कोऑर्डिनेटिंग विद यू, राइट? यस सर यस सर। यस यस। सर। तो अभी आई थिंक मोर और लेस आपने प्रोग्राम के बारे में तो काफी अच्छे से बताया है। अब आई वांट यू टू गिव सम मैसेज टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स कि उन्होंने किस चीज पे फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। यस। अपकमिंग अपकमिंग मतलब जो अभी फाउंडेशन हाँ, किए जो हुए अभी जस्ट स्टार्टिंग। इंटर देने वाले हैं। जस्ट स्टार्टिंग की जो सितंबर वाले। हाँ, नहीं नहीं, अब जो मई में देंगे, सितंबर वाले तो अभी ओके। ऑलमोस्ट हो ही गया, अब क्या बचा उनका? हाँ सो बेसिकली यही है कि फाउंडेशन से ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड कंसिस्टेंसी डे 1 से बना के रखो। बिकॉज ये बाद में यू नेवर नो, मतलब बाद में बहुत बार ऐसा रिग्रेट होता है कि वो एक दिन क्यों गया। मतलब कंसिस्टेंसी रखो, प्लानिंग प्रॉपर रखो। धीरे अगर अभी आपके आवर्स कम हो गए तो टेंशन मत लो, मेरे भी कम थे। बट उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रेजुअल एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। ओके। सार्थक? तो स्टार्टिंग में तो आर्स कम ही रहते हैं, वो ग्रेजुअली विद द टाइम बढ़ ही जाते हैं। और जो प्रैक्टिस है वो तो कंसिस्टेंटली चालू ही रखो, क्लासेस के साथ भी पढ़ाई करो। जो सेल्फ रिविजन्स वगैरह है, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, वो तो कंटिन्यू करते रहो।
और राइटिंग का कितना रोल है सीए इंटर में? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए कुछ चीजें? पर बेसिकली मतलब स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चंस लिख के देखने चाहिए, जब बिकॉज ऑडिट इसके अंदर एक नया सब्जेक्ट है, एसएम एक नया सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में नहीं था। सो ओके। उसका एक बार आप थोड़ा लिख के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप कितना एक्सटेंड तक पहुंच पा रहे हैं टू द सजेस्टेड आंसर या जो मॉडल आंसर है आईसीआई का। एंड देन उसके बाद में आप एक कॉल ले सकते हो कि मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या सफिशिएंटली रीच दैट लेवल। तो फिर अब मैं प्रैक्टिस रिड्यूस कर दूंगा। जैसे अगर मैं 5 में से पहले 3 क्वेश्चन लिख के देखता था, सो अगर इफ आई हैव रीच दैट लेवल तो फिर 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं। ओके, बट लिखना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, बिकॉज ये दो नए सब्जेक्ट्स है, एंड ओके। लॉ भी मतलब फाउंडेशन से था, बट स्टिल अगर राइटिंग प्रैक्टिस होती है सो दैट्स बेटर। ओके, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कैसे प्रिपरेशन किया सार्थक आपने, प्रैक्टिकल का? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो जो कंसोलिडेशन अमेरिकन ऐसे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए, तो उसकी तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैसे सॉल्व करना है वो भी माइंड चलना चाहिए। ओके। और जो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे बायबैक वगैरह, तो वो आप कैसे भी एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस करके अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस लेवल आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके। 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 और एक लास्ट सवाल, बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करने से पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूंगा कि कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या एफर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या हम नहीं कर पाएंगे, बस हो गया, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी कुछ निगेटिव थॉट्स आए ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन? इतने ज्यादा नहीं कि कोई बंद कर दो, बट हाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत पॉइंट्स पे हुए थे कि यार नहीं हो रहा है। अगर पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन 2-3 बार भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो तब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। सो एक बहुत सिंपल ट्रिक थी उसकी कि बस आंखें बंद करो, एक 5-10 डीप ब्रेथ्स लो, तो थोड़ा काम हो जाते थे। जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एग्जाम के पहले आप करो, वो आप क्वेश्चन वाइज भी कर यस, रहे थे। यस, यस। गुड, गुड, गुड। सार्थक? मुझे तो लगा था कि जब फर्स्ट रिवीजन चल ही रही रिवीजन खत्म ही नहीं हो रही, सो तब लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो एक दिन मैंने बीच में ब्रेक लिया और फिर वापस से स्टार्ट किया, तो हो गया था वो। ओके, ओके, वेरी गुड। अभी ये जो सीए इंटर का प्रिपरेशन है ये पूरा आपने कंप्लीट किया, तो व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीआई मटेरियल इन इट? आईसीआई का पूरा मटेरियल फॉलो करना चाहिए या कुछ छोड़ सकते हैं? तो मतलब बेसिकली आईसीआई मटेरियल सबसे मेन है, बट मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ने उनकी बुक्स आईसीआई मटेरियल के हिसाब से ही डिजाइन की है। सो मतलब इट्स लाइक 98% कवर्ड है। वो सिर्फ अगर 2% के ढूंढने के चक्कर में शायद आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल लोगे, जिसके एफर्ट्स उतने रिवॉर्ड्स उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो कॉस्ट सो बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई हाँ, लेवल चाहे कोई भी हो, यू शुड स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल एंड द आईसीआई मटेरियल ऑफ कोर्स, हाँ। जो कि फैकल्टीज के नोट्स में ऑलरेडी होते ही है। गुड। सार्थक, आपका क्या कहना है? मॉड्यूल तो कवर रहता ही है मोस्टली फैकल्टीज के बुक्स में, लेकिन जो रिसेंट आरटीपी एमटीपीज है उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो वो तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, आई वुड रिक्वेस्ट फ्यू स्टूडेंट्स, आपको अगर कुछ होगा वी कैन स्पेयर 2-3 क्वेश्चंस, बाकी इन लोगों का इंटरव्यू अपलोड होगा ही, तो वो आपको मालूम पड़ेगा, बट तब तक के लिए आपको कुछ अगर दोनों से पूछना है, दे आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू नाउ फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, या सबकी पढ़ाई इतनी हो मुझे गई एक कि डाउट डाउट था। नहीं है? अ, वो पूछना था कि अभी हम दो दो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब अगला सब्जेक्ट लेंगे 2.5 या 3 महीने के बाद, तो जो हम्म। पिछला सब्जेक्ट जो कवर किया है तो उसकी रिवीजन फिर कैसे करने की आगे, क्योंकि सिलेबस बहुत है तो कैसे कवर करें। ओके। यश, सार्थक, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया इनका? इन्होंने पूछा है कि अभी हम 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, बाद में जब अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे तो ये पिछले सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें, बिकॉज पोर्शन भी सो बहुत बेसिकली वास्ट है, वो भी कंप्लीट करना है और ये भी करना है। मैंने जब पहले कॉस्ट और लॉ लिया था, 2 सब्जेक्ट्स, एंड देन 3 सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्स। तो थोड़ा सा 1 आवर या 45 मिनट्स के अराउंड में निकालता था कॉस्ट के लिए।
आफ्टर मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के 2 हफ्ते के बाद में ये 3 सब्जेक्ट की। तो मैं थोड़ा वो सब्जेक्ट से भी फैमिलियर हो गया, वो अप्रोच भी मैंने डिसाइड कर लिया। एंड उसके बाद में एक 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन में निकालता था कॉस्ट के लिए। तो कॉस्ट की राइटिंग वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी। तो इसकी वजह से मेरे को जब एक्चुअल रिवीजन कर रहा था मैं ग्रुप 2 का, तो कॉस्ट मेरा बहुत फास्ट हो गया। ओके, सार्थक। मेरा भी सिमिलर ही था। मैंने कॉस्टर लॉ स्टार्ट किया था। फिर जब कॉस्टर लॉ खत्म होने के बाद जब मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स उठाए, तो 1 घंटा स्ट्रेच करना पड़ता है, फिर वो कॉस्टर लॉ रिवाइज हो जाता है आराम से। तो बेसिकली दोनों का बोलना यही आ रहा है कि भाई पहले आप 2 सब्जेक्ट्स शुरुआत में 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपका टाइम है वो करो, और धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है, और जो बढ़ाएंगे टाइम वो रिवीजन में डालना है। एंड इन लोगों के मेंटरशिप प्रोग्राम में भी हमने यही किया है कि वी हैव टेकन 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट के बाद में जब तीसरा चौथा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो हम लोगों ने उसमें उनको रिविजन्स के लिए समय डाला है। वी ऑल्सो हैव 100 मार्क पेपर लाइंड अप once they complete this revision. So I think that should serve the purpose. चलिए, और कोई तो सर डाउट? वो हाँ, बोलो। यश। हाँ सर, वो उससे मतलब कॉस्ट का अच्छा प्रैक्टिस हो गया था पहले ही, मतलब बिफोर स्टार्टिंग ग्रुप 2 का रिवीजन। ओके ओके, फाइन। और बाकी किसी को डाउट? सर हाँ सर मुझे यश से एक डाउट था। हाँ। उसने एक इंटरव्यू में बोला वो लेक्चर्स 2x पे देखता था और मोस्टली मतलब लिखता ज्यादा नहीं था, तो मतलब वो समझा नहीं मुझे क्या मतलब क्या था। देखो, वो उसके लिए था, वो सबके लिए नहीं है। यू शुड और नॉट 2x गो पे समझता था एवरीथिंग क्या? व्हाट दे से एग्जैक्टली, वो पर्सन टू पर्सन होता है। बट फिर भी आई वुड लाइक यश टू क्लैरिफाई दैट 2x स्पीड। सो और वो समझता था क्या वो? मतलब वो मतलब धीरे धीरे वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज किया था। मतलब बेसिकली हर चीज ग्रेजुअली ही जमेगी। वर्किंग आवर्स भी बढ़ाने हैं, स्लीप साइकिल भी करना है, जो भी है वो ग्रेजुअली होगा। स्टार्ट मैंने शायद 1.2 1.3 से किया था, उसको देन धीरे धीरे करके 2x पे लेके गया था। एंड मतलब उसकी वजह से फिर मुझे समझता था कि फैकल्टी क्या बोल रहे हैं। एंड जो राइटिंग प्रैक्टिस का था, सो बेसिकली जय सर की क्लास में क्या होता था कि जब वो ऑफलाइन क्लास लेते थे, वहां पे वो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, सो वहां पे वो 20 मिनट्स का टाइमर लगा देते थे। बट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमको अवेलेबल होते थे, उसमें वो ट्रिम करके दे देते थे उसको। सो वहां पे या तो मैं तब क्लास में पॉज करके 20 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो या फिर मैं उसको बाद में सॉल्व करूँ। सो आई चूज द सेकंड ऑप्शन कि पहले क्लास खत्म कर लूँ, एंड देन उसके बाद में वो वापस से 20 या 22 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो एक 14 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बाद में राइटिंग करता था फिर। ओके, चलिए, और कोई डाउट किसी को? वी हैव 2 more doubts which we can take from them. और सर ऑडिट के मतलब सब्जेक्ट के पूछना था उस हम्म 93 आए तो क्या टिप्स ट्रिक दे पाएंगे ऑडिट के लिए सर? ऑडिट में तो बस शुभम केशवानी सर ने जैसा किया है मतलब पूरा वही कर लो। बाकी तो और मतलब कुछ बोलने की मतलब शुभम केशवानी सर से ने जो किया है वैसे ही करो, बस जो बोलते हैं वो वैसे ही करो। सार्थक, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? अ, जो ऑडिट का है वो तो शुभम सर जो मेमोरी टेक्निक्स देते हैं उससे तो काफी अच्छा कवर हो ही जाता है। ओके। देखिए, बार बार ऐसा नहीं होता कि एक साथ दो दो रैंक होल्डर और मैं भी एक तीसरा रैंक होल्डर आपको अवेलेबल रहेंगे। सो यू कैन आस्क वट एवर, ऑफकोर्स दे विल गाइड, आई एम जस्ट अ होस्ट। सर और अभी जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थ्योरी सब्जेक्ट में अभी अपन कितना भी रिवाइज करें पर लास्ट में तो वो पूरे करने ही पड़ेंगे। रिवाइज पूरा जैसे लॉ हो गया, तो फिर वो अभी कितना टाइम उसके लिए डेडिकेट करना है, या फिर लास्ट के रिवीजन के लिए अभी सिर्फ कंसेप्चुअल जाने पर फिर लास्ट के रिवीजन में लर्निंग पार्ट, ऐसा। तो बेसिकली एक इंटरव्यू में भी मैंने वही बोला था कि मेरा अप्रोच ये ज्यादा था कि ड्यूरिंग द क्लासेस
प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर लो, ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड एक्चुअल रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिकल पे फोकस कम रहे, मतलब फोकस कम रहे नहीं, टाइम कम एलोकेट करना पड़े। एंड ज्यादा टाइम में थ्योरी को एलोकेट करता था। एंड जैसे मैं राइटिंग प्रैक्टिस का, जैसे मैंने बोला कि ट्राई की जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो सके थ्योरी की उतनी बेस्ट है। मतलब इवन अगर जब ग्रुप 2 की क्लास अगर आप करोगे, तब अगर हफ्ते में शायद 2 क्वेश्चंस भी लिखते हो लॉ के, तो दैट्स गुड, आप टच में हो वो सब्जेक्ट के एंड राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। जी, गुड इवनिंग सर। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? एम आई ऑडिबल? या हाँ। तो ये पूछना था मुझे कि जैसे कि अभी हम इंटरव्यूज देख रहे थे यूट्यूब में, तो वो लोग नॉर्मली बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि रिपीटेड आते थे बहुत, जैसे कि एमटीपी से, आरटीपी से, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे सिमिलर आते थे पहले। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो सुनने मिल रहा है कि सब आईसीआई नए नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, मतलब नए नए एडजस्टमेंट डाल रहा है जो पुराने एमटीपी आरटीपी में नहीं थे, प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं थे। तो आपने क्या न्यू सिलेबस के पूरे मई 18 से किया था सारे आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, या जो सिर्फ 3-4 अटेम्प्ट है लेटेस्ट वो किया था आपने? तो एक्चुअली जो फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक थी, उसके अंदर तो मोस्टली मई 18 से क्वेश्चन थे सारे। लेकिन क्योंकि हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे, तो जो मई 24 से क्वेश्चंस नहीं थे उसके अंदर, तो ये मई 24, सितंबर, जैन और हम मई 25, ये सबको हमको खुद से कवर करना पड़ा था। एंड वो पुराने वाले क्वेश्चंस तो एक्चुअली क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूडेड थे, सो वो करने ही थे मतलब। basically institute will change those questions, but then they will not change more. एक या दो क्वेश्चन चेंज होते ही है, एंड दैट यू हैव टू टेक इट, बाकी कुछ नहीं। हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग लेक्चर, प्रथमेश ने पूछा है। सो उनके स्माइल से ये पता चल रहा है कि दे यूज्ड टू आल्सो स्लीप समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट कभी तो उनको भी नींद आती ही होगी, एज आई अंडरस्टैंड। फिर भी बताइए, हाउ टू अवॉइड स्लीप। अगर कोई बहुत जेन्युइन रीजन है कि बहुत दिन भर में कुछ काम कर लिया है या कुछ जेन्युइन हेडेक हो रहा है, तो इट्स बेटर टू लेक्चर बंद कर दो, थोड़ा रेस्ट ले लो। बट अगर ऐसे ही जो मतलब सिर्फ बोर हो रहा है, तो उसका मतलब जस्ट सर्वाइव थ्रू इट, शायद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर वो एक जेन्युइन हेडेक वगैरह है, तो शायद 15-20 मिनट्स का नैप ले लो, लाइक वही रिकमेंड कर सकता। सार्थक? अगर मतलब नींद आ ही रही तो 5 मिनट का ब्रेक लेके मुंह पे पानी मार के वापस आ जाओ। सो और छोड़ना नहीं है, मोस्टली मतलब बेसिकली लगे रहो। यस। हाँ। चलिए, गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तो मॉक टेस्ट के बारे में पूछना था, कितने मॉक टेस्ट दिए थे? बेटा वेदांत, पहले अपने को पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर मॉक टेस्ट पे जाएंगे, बट स्टिल यस। मेरा ज्यादा फोकस था कि जनवरी 26 के पेपर्स लिख के देखो, बिकॉज कंपेरेटिवली हार्ड अटेम्प्ट आया था वो। एंड बाकी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का एक 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 पेपर तो लिखा ही था। कुछ सब्जेक्ट्स के 2 पेपर लिखे थे, उससे ज्यादा नहीं लिखा कोई पेपर का 100 मार्क्स वाले, बिकॉज चैप्टर वाइज में काफी प्रैक्टिस हो गई थी ऑलरेडी। तो तब ज्यादा प्रेशर नहीं आया कि यार अपने को लिखना नहीं आता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट चैप्टर वाइज टेस्ट। तो यस। आप फाइनल एक भी लिखो या दो भी लिखो, देन इट्स ओके। फाउंडेशन जैसा नहीं है 4-4 5-5 लिखने का, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गिवन अ एग्जाम, तो यू आर अवेयर कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से एक्सपेक्ट करती है और अपना राइटिंग स्पीड क्या होना चाहिए। फाउंडेशन में नहीं समझ आता, इंटर में आते आते समझ आ जाता है। तो यू मे नॉट राइट मोर एग्जाम्स, बट यू फोकस मोर ऑन रीडिंग एंड दीज थिंग्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन विश टू आस्क, अदरवाइज वी कैन क्लोज द मीटिंग। एंड ऑफ कोर्स दर्शन सर, मैं हम लोग तो आपके लिए अवेलेबल है ही पूरा साल। चलिए, फाइन। सो आई डोंट थिंक देर आर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो वी विश ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज। आप दोनों का जैसे आज भी कुछ इंटरव्यू लाइंड अप थे, कल भी रहेंगे, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। और जब भी हमको आपकी जरूरत पड़ेगी, विल डेफिनेटली डिस्टर्ब यू ऑन दीज काइंड ऑफ जूम कॉल्स एंड ऑल। सो
We would love to have you back again. So thank you, Yash. Yes. Thank you, Sarthak. Thank you all of you for joining this meeting. In case you have anything, please message us. Okay? Chaliye. Bye.